दिल की बीमारियों की वजूहात क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है? दिल की बीमारियां असल में बहुत किस्म की होती हैं। हमारा फोकस आज कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ पे है। हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स, जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं, वो दो किस्म के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, स्मोकिंग, बैड लाइफस्टाइल, जेनेटिकली इनहेरिटेंस है कि उसको हार्ट डिजीज़ होने के चांस ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा एक ही मरीज़ होता है जिसको सारी बीमारियां होती हैं। कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनके जाहिर होने पर फौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको अलामात नहीं आती। आपने सुना होगा उनके हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, तो इसी तरह उनका दिल भी सुन्न हो जाता है। बाज़ दफ़ा मरीज को हार्ट अटैक भी हो चुका होता है, पता नहीं चलता। चेस्ट पेन होता है कि मैं इतना चलता हूँ तो उसके बाद मुझे छाती भारी हो जाती है, और वो उस पर ऐसा लगता है जैसे चेस्ट पे प्रेशर आ गया और दबाव आ रहा है, कोई किसी ने जकड़ा हुआ है चेस्ट को, और इस थोड़ी सी नीचे से लेके और नाफ के ऊपर कहीं भी ये दर्द हो सकता है हार्ट का। बाज़ दफ़ा एंजाना सिर्फ 2 उंगलियों में हो रहा है, और ये सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। एंजाना जो होता है वो आर्टरी के नैरो होने की वजह से होता है। वेट कंट्रोल एंड डाइट कंट्रोल। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, आज हम तफसीली तौर पे हार्ट की, दिल की बीमारियों के बारे में तफसीली गुफ्तगू करेंगे जी। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि डॉक्टर्स आमतौर पे जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो नाज़रीन को समझ नहीं आती बिल्कुल। उसकी वजह ये होती है कि वो टेक्निकल टर्म्स यूज़ करते हैं जी। मैं उन टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा सा समझा दूंगा यहाँ पे इस मॉडल के ऊपर, ताकि हमें आपस में समझने में आसानी हो चीज़ों की। बिल्कुल बेहतर। तो सबसे पहले तो मैं ये हार्ट का जो है आपको बताता हूँ। ये हार्ट है, इसका साइज जो होता है आमतौर पर हर इंसान की अपनी मुट्ठी के बराबर होता है। ओके। और ये जिस दिन से हम पैदा हुए ये काम कर रहा है जी। और ये नॉन स्टॉप, हम सो भी रहे होते हैं तो ये काम कर रहा होता है। ठीक है। अब मैं पहले इसके टेक्निकल जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं मेडिकल उसमें साइंस में, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जी। श्योर। ताकि नाज़रीन को हमारी जो बातें समझने में आसानी हो जी। अच्छा, हार्ट जो है ये पंप है। ठीक है। ये पंप कर रहा है जिस दिन से हम पैदा हुए जी। और इसमें असल में 2 पंप होते हैं। आपने दिल के 4 खानों का जिक्र सुना होगा जी। हाँ। ये दिल के 4 खाने हैं। ठीक है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है जी। लेफ्ट साइड का काम होता है जो फेफड़ों से साफ खून आता है उसको पूरी बॉडी को भेज दे। ठीक है। और राइट साइड का काम ये होता है कि जो बॉडी से खराब खून आता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है उसको फेफड़ों की तरफ भेज दे ताकि साफ होकर दोबारा लेफ्ट साइड पे आ जाए। ठीक है। तो ये साइकिल चलती रहती है, 2 पंप साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। अच्छा, इनके जो दरमियान में जो चैम्बर्स हैं 4, उनके दरमियान में वाल्व्स होते हैं। वाल्व्स का मकसद ये है कि ब्लड अगर इधर से आए तो वापस ना चला जाए, एक डायरेक्शन में चलता रहे। यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ से ये फिर पूरी बॉडी को चला जाएगा इस शारक के जरिए, और पूरी बॉडी से जो ब्लड आएगा वो इधर आएगा और यहाँ से फिर इस चैम्बर में आएगा जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ से ये पुश होकर लंग्स की तरफ चला जाएगा ताकि साफ हो जाए खून। अभी हार्ट के मसल जो हैं ये इससे अंदाज़ा करें कि इनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि नॉन स्टॉप काम कर रहे होते हैं। जिस दिन से हम पैदा हुए काम कर रहे हैं नॉन स्टॉप। हम सो भी रहे होते हैं तो ये काम कर रहे होते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं रुकता। तो आप अगर अपने हाथ से किसी चीज़ को पंप करें तो हार्डली 1 मिनट के बाद हाथ छल हो जाएंगे, मसल छल हो जाएंगे। तो इससे अंदाज़ा करें कि ये बहुत स्ट्रांग मसल्स होते हैं और पूरे जिस्म को 70-80 किलो के जिस्म को ये पूरा पंप करके ब्लड पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इतना सा काम जो है ये इस मसल्स का जो है जी, जो खून की सप्लाई देना ताकि ऑक्सीजन जिस्म को मिले जी। तो इसको खुद भी पट्टों को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये पूरे जिस्म को तो खून पहुंचाता है जी, लेकिन इसको खुद भी खून की ज़रूरत है। ठीक है। इसको जो खून मिलता है वो इसके ऊपर सरफेस पे ये आर्टरियाँ होती हैं 3 जी। एक ये है, ये मेनली लेफ्ट सिस्टम है और ये राइट है। 3 आर्टरियाँ होती हैं ये। ठीक है। एक इधर जा रही है और ये एलएडी और ये राइट कॉर्नरी आर्टरी। यही वो आर्टरियाँ जिनसे हार्ट अटैक होते हैं, जिनके अंदर स्टेंट डालते हैं, जिनकी एंजियोग्राफी होती है। तो आमतौर पर लोग इसको मिक्स कर देते हैं जी मेरा वाल बंद है, आर्टरी बंद है उसको वाल बंद। वाल तो ये अंदर है जो बहुत बड़े होते हैं। इनकी बीमारियां जो होती हैं ये पैदाइशी होती हैं। ठीक है। ये आमतौर पे पैदाइशी होती हैं, इन्फेक्शंस पैदा होने के बाद होती हैं जी। और ये वाली जो बीमारियां होती हैं आमतौर पे रिस्क फैक्टर्स, कार्डियक रिस्क फैक्टर्स जो बाद में हम डिस्कस करेंगे उनकी वजूहत पे होती है। इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और ये आर्टरियां तंग हो जाती हैं। तो मजीद हम गुफ्तगू इसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है नाज़रीन को ये टर्मिनोलॉजी समझ आ गई होगी। ये हार्ट की वाल है, ये वाल्व्स है और ये आर्टरीज है। तो इनको आमतौर पे लोग मिक्स कर जाते हैं कि मेरी 3 वाल्व बंद है, एक वाल्व डेड है। तो वाल और वाल्व 2 अलग चीज़ें। वाल ये हार्ट की वाल्व्स हैं जी और ये वाल्व्स हैं और ये ऊपर आर्टरी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनविटेशन। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं ये करना चाहूँगी कि दिल की बीमारियों की वजूहात क्या है और उनसे कैसे बचा जा सकता है? दिल की बीमारियाँ असल में बहुत किस्म की होती हैं जी। हम जो इस आज का सेशन कर रहे हैं वो हमारा फोकस जो है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ पे है जी।
जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया इसके ऊपर मॉडल के ऊपर कि कॉर्नरी आर्टरीज जो होती हैं वो हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड। हार्ट पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, कॉर्नरी आर्टरीज जो है वो हार्ट को सप्लाई करती है। आमतौर पे आजकल दिल की बीमारियों से जो मुराद ली जाती है वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं उसको। तो बाकी और बीमारियां भी होती हैं, पेरिकार्डियल डिजीज़ होती हैं, वेल्वुलर डिजीज़ होती हैं, लेकिन हमारा फोकस आज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ पे है जो कि सबसे कॉमन काज है आजकल मोर्टेलिटी की, डेथ्स की। तो उसकी वजूहत जो हैं वो एक वजह नहीं है, ये बहुत सारी वजूहत मिल के और ये बीमारी पैदा करती हैं। इनको हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है। हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स, जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक जो है मॉडिफाइबल है और एक नॉन मॉडिफाइबल। एक मॉडिफाइबल का मतलब हम जिनको ठीक कर सकते हैं और एक जो है हम जिनको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो 3 नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम एज फैक्टर कहते हैं। एज को हम ठीक कम नहीं कर सकते, हम जेंडर को चेंज नहीं कर सकते, मेल फीमेल में डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। और तीसरा है इनहेरिटेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंस है। हम अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते और हमें जो विरासत में मिला है रिस्क फैक्टर वो हमारे पेरेंट्स को अगर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है या फैमिली में रन कर रही है तो वो हमें मौरूसी तौर पे हमें मिल गया। तो वो ये 3 रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसके अलावा 5 रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी आजकल जो बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, स्मोकिंग, बैड लाइफस्टाइल, वज़न ज़्यादा होना, ओबेसिटी, और आजकल जो नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं इसमें और भी ऐड हो रहे हैं जिसमें एयर पॉल्यूशन वगैरह भी शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें मिल के 1+1 2 नहीं होती, 1+1 मल्टीप्लाई होती हैं, 11 हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं। जिससे एक आदमी है उसको इनहेरिटेंस भी है, जेनेटिकली इनहेरिटेंस है कि उसको हार्ट डिजीज़ होने का चांस ज़्यादा है, और वो स्मोकिंग भी करता है, एक्सरसाइज भी नहीं करता, वज़न भी ज़्यादा रखता है। वज़न ज़्यादा रखेगा तो अरसे बाद डायबिटीज़ हो जाएगी, फिर ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा एक ही मरीज़ होता है जिसको सारी बीमारियाँ होती हैं। जिसको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है उसी को हार्ट डिजीज़ हो रही होती है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, वज़न ज़्यादा होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, टेंशन, परेशानियाँ, स्ट्रेसेस, ये भी सारी पार्ट ऑफ द रीजंस हैं जो सब मिल के करती हैं। एक अकलौती वजह नहीं हो सकती इसकी, तो आमतौर पे ये ऐड ऑन होती है। तो डॉक्टर कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनके जाहिर होने पर फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? हाँ, ये असल में इसको ज़्यादा डिटेल में हमें डिस्कस करना है। जी श्योर। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको अलामात नहीं आती। मिसाल के तौर पर शुगर के मरीज़ होते हैं, आपने सुना होगा उनके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, तो इसी तरह उनका दिल भी सुन्न हो जाता है। ठीक है, उनको चेस्ट पेन होता है, वो पता नहीं चलता, उसको कहते हैं साइलेंट इस्कीमिया, क्योंकि वो वहाँ न्यूरोपैथी हो चुकी होती है। और साइलेंट इस्कीमिया में ये होता है कि बाज़ दफ़ा मरीज़ को हार्ट अटैक भी हो चुका होता है, पता नहीं चलता। और बाज़ दफ़ा लेट कोई ECG कराते हैं या कोई और टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है यार ये तो कुछ अर्सा पहले ये प्रॉब्लम हो चुका है। अब आते हैं अलामात की तरफ। जो अलामात हैं वो मेनली चेस्ट पेन होता है, ठीक है, और जो नॉन डायबिटिक जिसमें आप कहते हैं साइलेंट है तो उसको एंजाइना एक्यूलेंट कहते हैं। ठीक है। अब चेस्ट पेन 2 किस्म का होता है। एक होता है प्रिडिक्टेबल एंजाइना, जो कुछ आदमी ये उनको पता चल जाता है कि मैं इतना चलता हूँ तो उसके बाद मुझे छाती भारी हो जाती है और बाजू भी भारी हो जाते हैं और रुकने से ठीक हो जाता है। दिस इज टिपिकल ऑफ हार्ट एंजाइना। एंजाइना को डिफाइन इसी तरह किया जाता है कि इट कम्स ऑन एक्सर्शन। जब एक्सर्शन करता है आदमी तो उस वक्त उसके छाती में बोझ आ जाते हैं, बाजू भारी हो जाते हैं, और यही अगर बहुत शदीद हो जाए उसको हार्ट अटैक की सूरत में शदीद हो जाता है यही दर्द, और वो उस पर ऐसे लगता है जैसे चेस्ट पे प्रेशर आ गया और दबाव आ रहा है, कोई किसी ने जकड़ा हुआ है चेस्ट को और ब्रेक हो रही है चेस्ट, इतनी सीवियर पेन होती है। और रात को आमतौर पे जब होता है तो ऐसा लगता है कोई वजन चेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है जिससे क्रश हो रही है चेस्ट, और साथ ही इसमें स्वेटिंग भी हो जाती है, और इस थोड़ी से नीचे से लेके और नाफ के ऊपर कहीं भी ये दर्द हो सकता है हार्ट का। बाजू में हो सकता है, बाजू में उंगली में सिर्फ हो सकता है, बाज़ दफ़ा एंजाइना सिर्फ 2 उंगलियों में हो रहा है, 1 उंगली में हो रहा है। आदमी चलता है तो उंगली दर्द करने लगती है, रुकता है ठीक हो जाता है। ये बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है जबड़ा दर्द करता है। ठीक है, तो ये बड़ा ट्रिकी तौर पे प्रेजेंट करता है, लेकिन टिपिकल जो होता है वो ये होता है कि चेस्ट पेन होती है और बाजू भारी हो जाता है, आमतौर पर लेफ्ट साइड वाला, लेकिन बाज़ लोगों के दोनों साइड पे भी हो जाता है। और ये सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। लोग आमतौर पे कहते हैं मेरा हार्ट तो लेफ्ट साइड पे, तो दर्द यहाँ हो रहा है तो कोई मैदे का या कोई तेजाबियत हो रहा है, तो आमतौर पे ये मुगालता भी मरीज को हो जाता है, क्योंकि सेंट्रल चेस्ट पेन होता है। और साथ ही अगर शदीद हो जाए और स्वेटिंग शुरू हो जाए और चक्कर आने लगे, आंखों के अंधेरा आने लगे, इसका मतलब ये हार्ट अटैक
की तरफ बढ़ चुका है। ओके। एंजाइना जो होता है वो आर्टरी के नैरो होने की वजह से होता है जी। और वो फिक्स्ड होता है। अगर 60-70% ब्लॉक होती है, 70% से ज़्यादा जब आर्टरी ब्लॉक होती है फिर एंजाइना आता है। ठीक है। 70% से कम पे नहीं आता। 70% पे अगर चेस्ट पेन हो रही है उसमें नैरोइंग में, तो वो डिमांड सप्लाई का इशू होता है। फर्स्ट केयर अगर यहाँ पे इस आर्टरी में रुकावट है यहाँ पे, जी। तो ये अगला हिस्सा जो है ना ये कंप्रोमाइज्ड है ठीक और है। इसमें खून की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसको ओके। इस्कीमिया कहते हैं। जी। ठीक है। इस्कीमिया यानी ऑक्सीजन की कमी जो इस एरिया में होती है वो फिर चेस्ट पेन प्रोड्यूस ठीक करती है। है। जब आदमी रुकता है तो हार्ट के ऊपर से लोड हट जाता है, एग्जर्ट करता है तो फिर लोड आ जाता है हार्ट पे, हार्ट को फोर्स करना पड़ता है। तो ये इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल एंजाइना, कि आदमी को ओके। पता होता है यार मैं इतना चलूंगा उसके बाद मुझे चेस्ट पेन आ जाएगी जी। और मैं रुकूंगा ठीक हो जाएगा, या रुकने से ठीक हो जाता है, गोली जुबान के नीचे रखने से एंजासिड की जो होती ठीक है है। उससे ठीक हो जाता है। जी, जैसा तो कि ये अभी अलामात है। जी, बेहतर। जी अभी जैसा आपने बताया कि मोस्टली तो हम लोगों को यही पता है कि चेस्ट पेन होता है जब जी आपको जी हार्ट अटैक या इस तरह की ठीक कोई है। सिचुएशन बन रही होती है, जी लेकिन जी जैसा आपने बताया कि फिंगर्स में भी पेन हो जाता है, मोस्टली सांस राइट भी साइड पे चढ़ता भी है, हो जॉ जाता में है, हो जाता है। जॉ में हो जाता है। तो ये आई थिंक ये लोगों को नहीं पता। जी जी तो ये इसलिए धोखे में रह जाते हैं। बाद दफ़ा लोग कहते हैं नहीं जी। यार मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोई रात को खाना ज़्यादा खाया बदहज़मी हो रही है जी। या ऐसा, ये दांतों में दर्द हो रहा है। लोग बाज़ पेशेंट्स की मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे लोगों ने अपने सारे दांत निकलवा दिए हैं, लेकिन वो दांतों का दर्द, जबड़े का दर्द नहीं जा रहा होता था, ओह। क्योंकि जबड़े में भी दर्द आता है। जब आदमी चलता जी। है जबड़े में दर्द आया तो ये भी एंजाइना हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसको रूल आउट करने की भी कुछ है जी। कि कौन सी अलामात या चीज़ें होंगी तो ये दिल का नहीं है। ठीक है। ठीक है। जी। कौन सा चेस्ट पेन दिल का नहीं होता? एक तो वो जो लंबा सांस लेने से हो, हम्म। गहरा सांस लेने से अगर दर्द ज़्यादा होता है तो ये दिल का नहीं है। ठीक है। अगर कहीं हाथ लगाने से, टच करने से दुखन होती है तो ये भी दिल का नहीं है। ठीक है। गर्दन मोड़ने से या बाजू को हरकत देने से या बॉडी को हरकत देने से अगर चेस्ट पेन होता है तो ये दिल का नहीं है। तो ये ठीक है। सेफ साइन है। ओके। लोकल टेंडरनेस से तो हो सकता है मसल्स का हो या बोन्स का हो, मे बी। और अगर सांस लेने से होता है तो हो सकता है लंग्स का हो, पेरिकार्डियम का भी हो सकता है और प्लूरा का भी हो सकता है, जी। निमोनिया वगैरह में भी हो सकता है ठीक है। चेस्ट इन्फेक्शन के बाद आमतौर पे। जी। और तीसरी चीज़ जो होती है वो कि ये जो पेन होता है, बॉडी मूव करते, रात को आदमी मूव की या कोई ऐसा ऊपर नीचे हुआ तो अचानक चेस्ट पेन शुरू हो जी। गई, तो वो आमतौर पे हार्ट का नहीं होता। ठीक है। लेकिन ये बाज़ दफ़ा जो जोर वाला काम कर रहे होते हैं तो वो एंजाइना भी आ सकता है ज़ोर से, क्योंकि हार्ट पे भी लोड आ रहा है। जी। लेकिन रेस्ट पे अगर है और चेस्ट मूव करते हैं और दर्द होता है या प्रिडिक्टेबल है कि हाँ मैं इस पोजीशन में करता हूँ दर्द होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ट का हो। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक आ गया है या उसको फील हो रहा है कि मुझे आने वाला है, तो उसको क्या प्रिकॉशंस अपनानी चाहिए? अच्छा, हार्ट अटैक का ना थोड़ा सा मैं मजीद इसी मॉडल पे थोड़ा सा बताऊंगा जी। कि जब हार्ट अटैक आता है तो वो 100% कोई आर्टरी ब्लॉक होती है तो आता है। ठीक है। अब उसमें ये है कि फौरी तौर पे उस आर्टरी को खोलना ज़रूरी होता है, लेकिन घर में अगर मौजूद है आदमी और वो थोड़ा सा सर्वाइव कर जाता है, कार्डियक अरेस्ट नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट एक टोटली अलग एक वो है जिसको मैं अलग एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज़ कार्डियक अरेस्ट। लोग आमतौर पे ये चीज़ों को मिक्स करते हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और ये जो आपका होता है इसका जो कार्डियक अरेस्ट। ओके, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन होती है इसी से रिलेटेड है। ठीक है। लेकिन इनका थोड़ी सी प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है जी। तो इसलिए हमने जो चीज़ बताई, आपका क्वेश्चन जो था कि उस वक्त क्या हिफाजती तौर पे फ़ौरन क्या करें। आम तौर पे अगर एंजाइना हो रहा है तो उसको रुक जाना चाहिए और रिलैक्स करके बैठ जाए, और अगर पहले ही इज़ अ नोन केस ऑफ हार्ट डिजीज़ तो फिर तो उसको डॉक्टर्स ने बताया होगा कि गोली जुबान के नीचे रख लें और 2 टैबलेट डिस्प्रिन डिजॉल्व करके पानी के साथ पी लें। ओके। ठीक है। कुछ डॉक्टरों ने आजकल एक जो प्रोमोट कर रहे हैं कि हार्ट अटैक की किट है जी, इसमें जो है ना ये 2 गोलियां ये हैं, 4 गोलियां ये हैं, एक डेपोनेट पैच है, वो सेम चीज़ है। लेकिन उसमें ये है कि जो डेपोनेट पैच का जिक्र होता है आमतौर पे, जी जी, वो वही गोली है जो हम जुबान के नीचे रखते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन। वो बेसिकली जब यहाँ पे लगाते हैं तो एब्जॉर्ब हो जाती है। और साइकोलॉजिकली आदमी को फील होता है कि ये हार्ट के ऊपर ही लगा हुआ है तो ज़्यादा जल्दी असर कर रहा है। लेकिन वो गोली जो जुबान के नीचे, पाकिस्तान में स्प्रे नहीं आता, बाहर की कंट्रीज़ में स्प्रेज होते हैं। ठीक है। तो वो स्प्रे GTN स्प्रे कर देते हैं तो वो उससे भी फौरी तौर पे हार्ट के ऊपर लोड कम होता है और आर्टरी जो खुली। दूसरी चीज़ जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है एस्प्रिन। जी। एस्प्रिन की आम डिस्प्रिन की जो गोली है 300 मिलीग्राम वाली, वो 2 गोलियां पानी में डाल के फौरी तौर पे आप डिजॉल्व करके पी लें एक तो। और अगर इस दौरान एरिथमिया होता है
क्योंकि एरिथमिया जो होता है वो कार्डियक अरेस्ट को की तरफ जाता है जी। तो हार्ट स्लो हो जाता है या हार्ट बीट करना छोड़ देता है, थरथरा रहा होता है जी। इसको वेंट्रिकल टैकिकार्डिया भी कहते हैं, वीएफ भी दूसरी किस्म की होती है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है जी। तो इसमें होता है कि हाथ दिल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा होता, दिल फड़फड़ा रहा होता है तो पंपिंग नहीं होती तो ब्रेन को खून नहीं जाता, दैट्स लाइफ थ्रेटनिंग। तो उसकी वजह से ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। आमतौर पे जो हम देखते हैं अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है जैसे कैथ लैब में अरेस्ट होता है एक साथ, हम उसको कहते हैं ज़ोर से खांसी करें। अच्छा। हार्ट बीट स्लो होती है, खांसी करने से अंडर प्रेशर बंद होता है जी। और दूसरा एक CPR भी आर्टिफिशियल का होता है, ज़ोर ज़ोर से खांसी करने से अंडर प्रेशर बिल्ट होता है लंग्स के अंदर जो कि पंपिंग में भी हेल्प करता है और रिदम को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ओके अभी जी डॉक्टर, अभी आपने बताया कि हम लोग दो चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। मोस्टली पेशेंट समझते हैं कि हमारे दिल का वॉल बंद हो गया जी जी, लेकिन वो अभी आपने जैसे पहले बताया कि वो आर्टरी बंद हो जाती है, वॉल्स तो अंदर वाली साइड पे जी जी। तो ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, इसमें ये कि जो आर्टरी है, अगर आपको मैं ये दिखा सके, अब ये आर्टरी की डिजीज़ में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये खून की आर्टरियाँ जिनका मैंने बताया जिनकी वजह से हार्ट डिजीज़ होती है जी। ये जो LAD है सामने जो आर्टरी आ रही है इसका क्रॉस सेक्शन है ये वाला, ये एक हेल्दी आर्टरी है जो बिल्कुल खुली है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन ओवर द टाइम किसी फैक्टर्स की वजह से इसके अंदर ये प्लाक बन जाता है। ये अगर देखें तो 70% तकरीबन ब्लॉक है जी। और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रोब्लास्ट और बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। ठीक है। तो ये नैरोइंग होती है। इसका मैकेनिज्म जो होता है वही हमने जो रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, डायबिटीज़ हो या और कोई जो रिस्क फैक्टर्स हमने डिस्कस किए उनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर्स ये चीज़ को वो स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। अब ये हो गई खून की नाली, आर्टरी। अब आते हैं वाल्व्स की तरफ। वाल्व्स जो होते हैं अंदर होते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं। ये दो चैम्बर्स के दरमियान ब्लड फ्लो को जो है रेगुलेट करते हैं ताकि एक फ्लो डायरेक्शन में चले। और ये चार होते हैं, एक ये होता है माइट्रल ट्राइकस्पिड, ये होता है पल्मोनरी वाल्व और ये होता है एओर्टिक वाल्व जो कि पूरे जिस्म को ब्लड जाता है इस शहरग में ताकि वो ब्लड वापस ना आ जाए। ठीक है। तो ये वाल्व्स की डिजीज़ जो होती हैं वो पैदाइशी भी होती हैं जी। बाज़ दफ़ा ये इन्फेक्शन से हो जाती हैं, एंडोकार्डिटिस की वजह से या रूमेटिक फीवर होता है बचपन में उससे हो जाती हैं और लेट एज में कैल्सिफिकेशन से भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा एज हो जाए तो इसमें भी कैल्शियम डिपॉजिट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से नैरो हो जाते हैं, लीक करने लगते हैं। ठीक है। दूसरा आमतौर पर एक और रीज़न भी होती है कि अगर हार्ट डायलेट हो जाए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाए तो ये वाल्व स्ट्रेच हो जाते हैं और वो भी फिर लीकेज करते हैं क्योंकि वाल्व उसके साथ जुड़े होते हैं। जैसे हार्ट स्ट्रेच होता है, बड़ा होता है तो वो वाल्व लीक करने लगता है। ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अभी जैसा कि आपने मॉडल में बताया कि वॉल्स इनसाइड पे हैं और जो आर्टरीज हैं वो बाहर होती हैं। वॉल्स वाली बीमारियां जो हैं वो या तो पैदाइशी हो सकती हैं या एज फैक्टर के साथ या कुछ और फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह। लेकिन जो डेली रूटीन में जो हम सुन रहे होते हैं कि हार्ट पेशेंट, हार्ट अटैक आ गया, वॉल्स बंद हो गए, वो मतलब इन रियल उनकी वो आर्टरी बंद होती है। ये एक मिसकंसेप्शन थी आई थिंक, या एक मिथ थी। लोग समझ रहे थे कि वॉल बंद हो गया। ये बस क्लियर करना चाह रही थी व्यूअर्स के लिए। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर कि क्या हार्ट अटैक सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को आ सकता है या नौजवानों में भी हो सकता है, क्या बच्चों में भी हो सकता है? जी जी, ये बेसिकली आमतौर पे तो एज रिलेटेड है जी, क्योंकि टेक्स टाइम के अंदर आर्टरियाँ बंद हो जी। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें अर्ली एज पे सडन कार्डियक डेथ हो जाती है जी। इनमें एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं होकम, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, वो भी मौरूसी होती है। उसमें हार्ट के अंदर मसल्स मोटे होते हैं, इतने मोटे होते हैं कि उसमें से ब्लड फ्लो नहीं निकल सकता। ठीक है। दूसरा आमतौर पे अगर फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया है, कोलेस्ट्रॉल फैमिली में है और ख़तरनाक वाला है, इसमें 5 टाइप्स होती हैं कोलेस्ट्रॉल हाई होने की, जिसमें टाइप 3 और टाइप 5 बहुत डेंजरस है जी। इनके इस टाइप के जो कोलेस्ट्रॉल हाई होते हैं जी, उनमें सडन कार्डियक डेथ होती है। फैमिली में अर्ली डेथ्स हो रही होती है यंग लोगों की, क्योंकि उनमें अर्ली आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। दूसरा एक और जो फैक्टर है वो एनवायरनमेंट का फैक्टर है, वो भी अर्ली डेथ्स में बेसिकली एक रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके ऊपर आपने एक और चीज़ सुनी होगी जी, कि उसने बुरी खबर सुनी और उसको हार्ट अटैक हो गया या गुस्सा आया अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया। उसकी भी वजूहत होती हैं। बाज़ लोगों को जैसा कुछ मिसाल के कुछ मेरे 1-2 केसेस हुए हैं जिनकी मेरे नॉलेज में है जो जिम में उनको एक्सरसाइज करते हुए यंग आदमी को अटैक हो जाता है। इसमें होता है कि सीवियर एक्सरसाइज, सीवियर इमोशनल स्ट्रेस, सीवियर एंगर जी, ठीक है, और कोई बैड न्यूज़ सुनता है आदमी इमोशनली, तो वो उसमें ये आर्टरियाँ जो होती हैं इनके बाहर स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है। स्मूथ मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है जी, तो वो आमतौर पे समटाइम एक्सरसाइज, सीवियर एक्सरसाइज में स्पैज्म कर जाता है। ओके। ठीक है। जब स्पैज्म से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो उसको
जो है आगे अटैक आ जाता है, और बाद में जब सर्वाइव कर जाता है, अगर बच जाता है मरीज़, तो उसकी आर्टरियाँ ठीक होती हैं एंजियोग्राफी करते हैं, क्योंकि वो आर्टरी दोबारा रिलैक्स हो चुकी होती है, वो अटैक करके और रिलैक्स हो जाती है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अटैक के बाद आर्टरियाँ साफ ना होती हैं। जी जी। तो ये यंग एज में आपने जो पूछा कि अटैक होने की वजूहत आमतौर पर ये होती हैं। स्पोर्ट्समैन में जिस होती हैं, जी बिल्कुल, उनमें एक डिजीज़ होती है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। उसमें हार्ट के पट्टे बहुत मोटे हुए होते हैं। ठीक है। तो वो जब हार्ट एक्सरसाइज करता है तो इतना ज़्यादा कंट्रैक्ट करता है हार्ट कि वो स्क्वीज़ हो जाता है। ठीक है। और हर तरफ से बंद हो जाता है, उसके रास्ते आउटफ्लो जो ट्रैक्ट है वो बंद हो जाता है, और खून जिस्म की तरफ जाना बंद हो जाता है। जी। तो ये एक वजह है जो यंग लोगों में हार्ट डिजीज़ की है आमतौर पे। जी, दूसरा अभी आपने डिस्कस किया कि कोलेस्ट्रॉल भी एक रीज़न है हार्ट कोलेस्ट्रॉल अटैक की, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल का एक सबसे जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और फैमिलियल है, तो वो बेशक पानी सिर्फ खाएं और उबली हुई चीज़ें खाएं, तब भी उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ही आएगा। ओके। और जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होता, वो बेशक घी के डब्बे रोज़ाना खाएं, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है। और ये इनहेरिटेड आमतौर पे होता है। जी। और ज़्यादा डेंजरस किस्म जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल है वो मैंने कहा टाइप 3 और टाइप 5 है। जी। तो उनमें आमतौर पे ये टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 5, इन टाइप्स की जो कोलेस्ट्रॉल हाई होते हैं वो ज़्यादा सीरियस होते हैं, डेंजरस। तो वो मरूसी होते हैं। ठीक है। उसमें आदमी डाइट का जितना भी परहेज़ करे उसने ज़्यादा ही रहना है, और वो रिस्क फैक्टर रहेगा। तो उसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी हैं, जो आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है। जी। एक और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँ दिल के मरीज़ों के बारे में, उनके लिए, कि बाज़ लोगों को डॉक्टर्स ने कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई दी होती है, लेकिन पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो दवाई रोक देते हैं, कहते हैं मैं तो यार कोलेस्ट्रॉल चेक कराता रहा तो मेरा तो ठीक आता है कोलेस्ट्रॉल। तो वो हम इसलिए नहीं दे रहे होते कि आपका खून का कोलेस्ट्रॉल नीचे आए, हम इसलिए देते हैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई का एक और काम ये भी होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल अंदर जमा होता है उसकी सफाई भी करता है और मज़ीद जमा होने नहीं देता। तो ये दो वाहिद चीज़ें हैं जो जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल जमा होता है उसको कम करती हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल है, और जो रिसर्च से जिसका साबित हो चुका है वो दूसरी चीज़ जो है वर्जिश है। एक्सरसाइज से भी अंदर से क्लॉट रिमूव होता है, क्लॉट मीन जो प्लाक होता है कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा ये मेडिसिन है, स्टैटिन्स कहते हैं आमतौर पर इनको। तो इनकी बहुत सारी टाइप में आजकल हैं और ये लेनी पड़ती है मजबूरन। तो आमतौर पे जो दिल के मरीज़ होते हैं वो आमतौर पे ये दवाई छोड़ देते हैं। तो उनके लिए एक मैसेज है मेरा कि वो दवाई ज़रूर खाते रहें, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए नहीं थे कि आपका खून का कोलेस्ट्रॉल कम आए, जब आप टेस्ट कराएं तो कोलेस्ट्रॉल ठीक आ जाए। हम इसलिए भी देते हैं कि वो अंदर से आपके कोलेस्ट्रॉल जो जमा हुआ है उसको सफाई भी करती है और मजीद बढ़ने से रोकती है। जी मजीद। आमतौर पे वो लोग यही कहते हैं यार डॉक्टर खामखा लिख देते हैं दवाई कोलेस्ट्रॉल की, या मेरा तो ठीक है, दवाइयाँ 10 दवाइयाँ लिखी हुई, लेकिन हर दवाई का कोई मकसद होता है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जहनी दबाव और डिप्रेशन भी क्या दिल की बीमारियों में कहीं ना कहीं अपना किरदार अदा कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कन्फर्म्ड है बहुत सी चीज़ें। बल्कि सीवियर टेंशन में एक मुहावरा तो है हमारे कल्चर में बहुत कॉमन, के दिल टूट गया। हाँ, ठीक है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक को कहते हैं, उसको कहते हैं टैकोसोबो सिंड्रोम। उसमें होता है कि बेसिकली सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक अलग फिर एक लंबा इशू है, टॉपिक है, जिसको समझाने के लिए मुझे चीज़ बतानी पड़ेगी कि बॉडी के अंदर दो किस्म के सिस्टम होते हैं जी। एक होता है ऑटोनॉमिक और एक होता है सोमैटिक। जी। जो हमारे कंट्रोल में है उसको सोमैटिक सिस्टम कहते हैं, जो ऑटोनॉमिक है खुद ही चल रहा होता है, हमें उसका कुछ नहीं पता होता, वो अंदर बॉडी के काम कर रहा होता है। ठीक है। तो जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है उसमें दो किस्म के होते हैं, एक कहते हैं सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथिक। सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है ना वो आपको फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। ठीक है। और जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है वो आपको रिलैक्स करता है, आपको वियर टियर जो होता है मेंटेनेंस, बॉडी की जो वियर टियर मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। तो ये बॉडी में दोनों सिस्टम साइड बाय साइड चल रहे होते हैं। जो सिंपैथिक ओवर एक्टिविटी है वो ये स्ट्रेस, खौफ, एंग्जाइटी, मसलन आप जा रहे हैं मिसाल के तौर पे सड़क पे जा रहे हैं और रात को अंधेरे में सामने शेर आ जाए, तो उसमें जो आपकी हालत होगी वो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी, वो आपको फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है, या तो भागे या लड़ने के लिए तैयार हो, तो बॉडी उस वक्त आपको वो करेगी। दूसरा जो सिम्टम होता है पैरासिम्पैथिक, ज़रा उसका उस वक्त कोई ज़रूरत नहीं, वो क्योंकि आपको रिलैक्स एंड डाइजेस्ट के लिए करती है कि खाना हजम करे ताकि एनर्जी हो। तो उतनी जल्दी में आपका खाना हजम करके एनर्जी प्रोवाइड करने का कोई काम नहीं। उस वक्त आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, घबराहट हो जाती है, एकदम पसीने आ जाते हैं, हाथ कांपते हैं बाज़ दफ़ा, ठीक है, और आपको भागने के लिए तैयार करता है, ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है ताकि आप उस वक्त भाग जाएं या मुकाबला करें। ठीक है, अब यही जो सिम्पैथिक ओवर एक्टिविटी है ये इट्स अ नोन काज ऑफ कार्डियक डिजीज़। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और ये अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि सिंपैथिक एक्टिविटी से हार्ट डैमेज होता है।
और ये एक अफ्रीकन कल्चर में पुरानी मूवीज़ वगैरह या अफ्रीकन मूवीज़ देखे ना, तो वहाँ एक आदमी को बीच में बांधा होता है जी। और उसके आगे मास्क लगाए होते हैं डरावने से, उसके आगे बाहर डांस कर रहे होते हैं, डग 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 शोर मचा रहे होते हैं। वो बेसिकली उसको स्ट्रेस में डालते हैं, स्ट्रेस में डालते हैं और इतनी स्ट्रेस देते हैं कि वो डेथ हो जाती है उसकी। ठीक है, उसको वुडू सिंड्रोम भी कहते हैं, वुडू डेथ, VOODO डेथ, वुडू डेथ। तो ये जो चीज़ है ये हमारे दूसरे कल्चर में जो सिविलाइज कल्चर्स हैं उनमें स्ट्रेस क्या होती है कि उसके ऊपर कोई कर्जा आ गया, कोई बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, एकदम चीज़ें आ गई, फैमिली में कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है, बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें जो है कोई क्लोज लव्ड वन डाइज, उसकी डेथ हो जाए तो वो एक किस्म की स्ट्रेस, और उसके साथ ही उसकी जॉब भी चली जाए, ऊपर से ये फाइनेंशियल इशूज भी है, कर्जे भी वाले कर्जदार भी आ जाए, तो एकदम वो चीज़ें कंपाउंड हो जाती है और इतनी सीवियर डेथ होती है सिम्पथेटिक ओवरएस्टिमेट कि उससे हो सकती है डेथ, और बहुत दफ़ा केसेस रिपोर्ट होते हैं। एग्जैक्टली। वर्जिश और फिजिकल एक्टिविटीज़ दिल की सेहत पर क्या असर डालती है और रोज़ाना कितनी वर्जिश जो है वो ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे आजकल के कल्चर में वर्जिश बिल्कुल ख़त्म हो गई है। वी आर यूज टू ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, खाना पीना, लेटना सोना, टीवी देखना, ये हमारे काम है। तो एक्सरसाइज, जैसा मैंने बताया आपको, एक्सरसाइज और स्टैटिन्स, दूसरी जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली थी, ये वाहिद दो चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जिनके ज़रिए हम हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो क्लियर हो जाता है, प्लाक जो होता है रिडक्शन होती है, इसको कहते हैं प्लाक रिग्रेशन। तो प्लाक रिग्रेशन जो होती है वो सिर्फ दो चीज़ों से हो रही होती है, एक्सरसाइज से या फिर स्टैटिन मेडिसिन से। ठीक है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। और ये अगर एक्सरसाइज करते हैं ना तो अंदर डिपॉजिट भी नहीं होते हैं, आप जो खाते हैं वो बर्न आउट हो जाता है जी, तो आपका एक्सेस जो चीज़ें होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती है बॉडी में। तो डॉक्टर, क्या हर्बल और देसी इलाज भी दिल की बीमारियों से लड़ने के लिए एक वाहिद हल है? अच्छा, ये बहुत सारे पेशेंट भी मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये दवाई खा लूँ, ये देसी दवाई है, या मैं लहसुन का ये खा लूँ। मैं उनको कहता हूँ अगर ये चीज़ें वाकई काम करती तो आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज इतनी ग्रीडी है, वो तो फ़ौरन उसको जाके पकड़ती और मार्केटिंग करती। रिसर्च बेस्ड, बेसिकली वी बिलीव इन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि हम एक मेडिसिन जो होती है, हो सकता है उन्हीं चीज़ों का कोई एक्सट्रैक्ट निकाला हो जिस पे रिसर्च की जाती है, उसके ट्रायल्स होते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस जब प्रूव हो जाती है फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीज़ें जिनका कोई अभी सबूत नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है वो काम करती हो लेकिन उन पर कोई रिसर्च नहीं हुई। ठीक है। अल्कोहल और सिगरेट, आपको पता है सिगरेट नोशी तो बहुत आम हो चुकी है, तो इससे सेहत, इन दोनों चीज़ों से, सिगरेट से और अल्कोहल से, जो सेहत, दिल की सेहत पर क्या असर पड़ता है और इनसे होने वाला जो नुकसान है, क्या वो वापस दुरुस्त हो सकता है, क्या वो ठीक हो सकता है दिल? जी बिल्कुल, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है जिनका मैंने जिक्र किया था, तो इसमें ये होता है कि इनका दोनों का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। स्मोकिंग जो है मल्टीपल तरीके से डैमेज करती है। स्मोकिंग सिर्फ आपको हार्ट को नहीं डैमेज करती, लंग्स को भी डैमेज करती है, लंग कैंसर करती है, और हार्ट के जो इफेक्ट्स होते हैं वो इसके मल्टीपल हैं। ठीक है, एक तो ये जब आप स्मोकिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाती है। ठीक, ये एक जो हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा ये होता है कि हार्ट के अंदर जो आपको मैंने प्लाक की तस्वीर दिखाई थी जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा, उसके ऊपर पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, वो अगर लीक हो जाए किसी वजह से तो कोलेस्ट्रॉल अंदर आ जाता है और इमीडिएटली उस पर क्लॉटिंग हो जाती है और खून की नाली बंद हो जाती है जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो ये स्मोकिंग क्या करती है कि जो झिल्ली होती है बारीक सी, जो ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनसे वो झिल्ली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ब्रेक होने को से हम बच सकते हैं। तीसरी चीज़ मैंने जो बताई थी, स्पैज्म हो जाता है आर्टरी का। जी हाँ, ये स्मोकिंग से आर्टरीज का स्पैज्म भी हो जाता है, और स्पैज्म में क्या होता है कि वो अगर ऑलरेडी कोई 70% डिजीज़ है ऊपर आर्टरी के ऊपर जो मसल है वो स्क्वीज करेगा तो 70% से 90% या 100% ब्लॉक हो जाएगी। तो दैट कैन लीड टू डैमेज। वो डायरेक्ट इफेक्ट है स्मोकिंग का। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो फिर बहुत सारे हैं। तो स्मोकिंग एक तरीके से नहीं, मल्टीपल तरीक़ों से हार्ट को और पूरी बॉडी को करती है, और सिर्फ खून की नालियों को, दिल की नहीं करती, ब्रेन की खून की नालियों को भी करती है, टांगों की भी खून की नालियों को करती है, गुर्दों की भी खून की नालियों को, आंखों की खून की नालियों। तो स्मोकर्स होते हैं उनकी उंगलियां कट रही होती हैं, पाँव कट रहे होते हैं क्योंकि उनकी आर्टरियां ब्लॉक हो रही होती है। एक उसकी भी एग्जांपल बर्जर्स डिजीज़ है जिसमें ये होता है कि आपने देखे होंगे ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनकी उंगलियां कटी होती है, वो ब्लैक हो जाती हैं और उसके बाद उनको काटना पड़ जाता है। तो स्मोकिंग के ये, और लंग कैंसर तो एवरीबॉडी नोज कि लंग कैंसर के, तो ये तो वो। और अल्कोहल का ये होता है कि बीच में एक वो आई थी वेव कि जी मॉडरेशन ऑफ द अल्कोहल इज़ गुड फॉर हार्ट, मॉडरेट यूज़ ऑफ वाइन, रेड वाइन, जिससे फ्रेंच पैराडॉक्स एक मशहूर एक वाक़या हुआ था कि फ्रांस में एक इलाका है जहाँ पे रेड वाइन यूज़ होती है, वहाँ हार्ट डिजीज़ है ही नहीं,
तो उन्होंने उससे लिंक कर दिया कि रेड वाइन पीने से हार्ट डिजीज़ नहीं होती। फिर उन्होंने रिसर्च की, खैर उन्होंने जिस रिसर्च की जो रिजल्ट है उसमें उन्होंने बताया कि जी ये मॉडरेशन के साथ ठीक है पीने से हार्ट डिजीज़ के लिए अच्छी है, लेकिन मॉडरेशन से पीने के साथ वो हार्ट डिजीज़ के लिए हो सकता है अच्छी हो, लेकिन लिवर के लिए अच्छी नहीं। लिवर को ख़राब करती है, लिवर कैंसर तक कर सकती है, ठीक है जी। और बहुत सारे मसाइल करती है। सिर्फ एक चीज़ को जो फ़ायदा कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली यूज़ करने से उसका वो आप उसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं उसको प्रेफर। डॉक्टर कुछ लोगों में जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जीन्स में होता है, पेरेंट्स को अगर हार्ट डिजीजेज हैं कुछ तो वो आपके ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ऐसे लोग जिनके पेरेंट्स में या उनकी फैमिली में किसी को ये डिजीजेज हैं और उनको पता है कि ये हमें भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों को क्या एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए? उनको बेसिकली जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको जी करेक्ट करना चाहिए। उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की 3 चीज़ें जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं हर एक पेशेंट को कहता हूँ कि एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल एंड डाइट कंट्रोल, ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। इससे वो अपना, मैं ये नहीं कहता हूँ इसके बाद नहीं होगी, अगर इनहेरिटेड है तो ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो उनको मज़ीद नुकसान नहीं करेंगे या डिजीज़ को बनने नहीं देंगे। ठीक है, तो अब एक इनहेरिटेशन है, यानी कि मेरे या जैसा पेरेंट्स को अगर है तो मुझे होने का चांस है जी। और अगर मैं साथ ही बदखुराकी करूं, शुगर मेरा है उसको कंट्रोल ना करूं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करूं, तो ज़ाहिर वो ऐड ऑन होंगे। स्मोकिंग भी साथ शुरू कर दूं तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। तो जो चीज़ मुझे वैसे ही नॉर्मली अगर होनी है 60-70 साल पे, वो 50 साल पे हो जाएगी। ठीक, तो आमतौर पे मैंने देखा मारूसी वाला कि मैं एक ज़माने में मैंने पेशेंट्स से हिस्ट्री लेते हुए ना पेरेंट्स से जब पूछता था तो बताते थे मेरे वाले साहब को 50 साल की उम्र में हुई थी, 40 साल की उम्र में हुई थी, 65 साल की। तो मैं उनको कहता था आपको 10 साल पहले होगी, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है उसमें वाकई इट वाज प्रूवन कि जब उनको रिट्रोस्पेक्टिवली मैंने स्टडी किया और पूछा उनसे तो आमतौर पे उनको 10 साल पहले हो रही थी डिजीज। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट वो नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही, मतलब अगर आप केयर नहीं करेंगे तो जहाँ वो डिजीज़ आपको होने के 70% चांसेस है वहाँ पे वो 100% पे चले जाएंगे, वो डेफिनेटली आपको होगी। लास्ट में डॉक्टर ये जानना चाहेंगे कि दिल को सेहतमंद रखने के लिए मतवाजन खुराक में किन चीज़ों का शामिल होना ज़रूरी है? अच्छा, ये जो है इस पे बड़ी बहस होती रहती है। बाज़ दफ़ा एक चीज़ आती है कि ये अच्छी है, दूसरी दफ़ा आ जाती है कि वही चीज़ बुरी है, तो पेशेंट भी कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरा एक इसका सिंपल फार्मूला है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब नहीं है। ठीक है, नेचुरल ऑयल्स हैं जैसा उनको अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, उसमें मैनिपुलेट करते हैं, उसको घी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसमें जो हम डालते हैं निकल और दूसरी चीज़ उससे हम घी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो ख़राब होती है। ठीक है, ठीक है। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं आमतौर पे सब के सब हेल्दी हैं, लेकिन इसमें जो रिफाइंड जिनको किसी कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर रिफाइंड कर दें, चीनी बना दी जी हाँ, तो वो बैड है। रिफाइंड शुगर्स जो हैं जिनमें बेकरी आइटम्स, रेड मीट, बीफ और दूसरी जो इनको भी रिफाइन किया जाता है उसको कुकिंग करके और इस तरह, तो वो चीज़ें ना करें। आप सिंपल चीज़ें खाएं। जो फैट्स आप फ्रीली खा सकते हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, ऑलिव ऑयल है, फैटी फिश जो है, फिश अच्छी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल 2 किस्म के होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। जो फिश का कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट जिसको फिश का फैट होता है, दैट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल और उसको एचडीएल लेवल ज़्यादा करता है। ठीक है, तो मैं इसमें जो आपका थोड़ा सा फैट्स के बारे में बता दूं। कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड क्या होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एचडीएल कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल या वीएलडीएल। ठीक है, अब इनका काम कैसे होता है? जो एचडीएल रहता है उसका काम होता है कि खून की नालियों से रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है। एक ट्रांसपोर्ट चलती है जो खून की नालियों से कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरी से बल्कि लेके लिवर में ले आती है जहाँ से मेटाबोलाइज होकर निकल जाता है। और जो एलडीएल और वीएलडीएल होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल आंतों से ले जाके पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन से ले जाके पूरी बॉडी में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो ये एचडीएल इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि रिवर्स ट्रांसपोर्ट करता है जी। ठीक है, पेरिफेरी से निकालता है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इंशाल्लाह नेक्स्ट हार्ट के किसी टॉपिक पे आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच।